जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में उत्तल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के लिए सूत्र की स्थापना करना है। दोस्तों आज का डेरिवेशन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर डेरिवेशन है रे ऑप्टिक्स का दोस्तों, क्योंकि अगर इस डेरिवेशन को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो अवतल गोलीय पृष्ठ अपने आप समझ आ जाता है। और ये डेरिवेशन 5 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार के 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस डेरिवेशन को ध्यान से समझना। ये डेरिवेशन देखने में बहुत ही ज्यादा लेंदी लगता है लेकिन बहुत ही आसान है। अब कहोगे आसान कैसे है सर? अगर आप रे डायग्राम को जितना बेहतर तरीके से समझोगे, रे डायग्राम में जितना समय लगाओगे, जितना मेहनत करके समझोगे, उतना ही ज्यादा डेरिवेशन निखर करके आता है, उतना ही जल्दी डेरिवेशन समझ आता है। यानी सबसे बड़ा खेल रे डायग्राम है। यहां पे जो स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर पहले ही से लिया के दिखा दूं और उसे बस पढ़ दो कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एकदम शुरू से एकदम जीरो से समझाऊंगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों। मैं पूरी दावे के साथ कहता हूं कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों बिल्कुल ध्यान से आपको डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप समझना है। आपको कम से कम 2 से 3 मिनट आपको लगेगा दोस्तों इसके रे डायग्राम को समझने में। रे डायग्राम को बहुत अच्छे से फील करना दोस्तों, ठीक है? रटाऊंगा नहीं कहीं पे भी। अगर आप याद रखिए उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अगर आपसे पूछ रहा है तो रे डायग्राम ये वाला बनेगा, ठीक है? ये उभरा हुआ दिखेगा आपको, बाहर की ओर निकलता हुआ। लेकिन यहीं पे अवतल अगर गोलीय पृष्ठ पूछा होता तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह से होता, ठीक है? अंदर की तरफ धंसा हुआ दिखाई देता है ये वाला, ठीक है? और आपकी जानकारी के लिए बता दो, ये पूरा क्या है? कांच है, आपका ग्लास है। ये पूरा क्या है दोस्तों? कांच है, ग्लास है। समझ आ रही मेरी बातें? तो ये जो कांच है और इधर कुछ नहीं है तो क्या? हवा है। तो हवा वाले माध्यम को हम N1 नाम दे देते हैं और कांच वाले माध्यम को नाम दे देते हैं N2। याद रखिएगा, हम प्रकाश की किरण को हवा से कांच में भेजेंगे, हवा से कांच में भेजेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग कहां से भेजेंगे? हवा से कांच में भेजेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या लिया? सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक प्रकाश की किरण को दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक प्रकाश की किरण को दोस्तों हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे बढ़ी और यहाँ पे क्या हो गया? इस सतह पर आकर के टकरा गई। जब इस सतह पे आके टकराएगी तो जब यहाँ से आगे की ओर जा रही थी तो ये क्या था दोस्तों? आपका हवा में थी। ये लाइन जो थी हवा में थी, इसलिए सीधे जा रही थी, सीधे जा रही थी, सीधे जा रही थी। अब जाना बेचारे को तो सीधे था, जाना बेचारे को तो सीधे था, जाना इसको इस तरह से सीधे ही था। लेकिन क्या ये सीधे जा पाएगी? तो आप कहोगे नहीं सर, ये सीधे नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे इस व्हाइट वाले सतह के इस पार जो है अब कांच आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है बबुआ? कांच आ जा रहा है। क्योंकि इधर क्या है हमारा? वायु है। इधर क्या है हमारा? वायु है भैया। यहां क्या है हमारा? वायु है। अब इधर वायु है और अंदर में क्या है? ग्लास यानी कांच है। तो आपको ये बात पता होगा, दोस्तों कि अगर मान लीजिए ऊपर वायु है और नीचे क्या है? कांच है। अगर ऊपर का हल्का माध्यम और अंदर का भारी माध्यम यानी डेंसिटी ज्यादा होगी तो जब प्रकाश की किरण ऐसे सीधे आएगी तो जाना तो बेचारे को सीधे था, लेकिन वो अपने माध्यम से थोड़ा सा रास्ता भटक जाएगी। यानी वो किधर की तरफ आ जाएगी? थोड़ा झुक जाएगी। किधर की तरफ? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। फिर से सुनिए, अभिलंब की तरफ क्या होगी? झुक जाएगी। फिर से दोहराता हूं, अगर आपका कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है, अभी मान लीजिए हल्के मीडियम में, हल्का मीडियम का मतलब जो होता है जैसे हवा और कांच में, अगर आपसे कहा जाए हवा में तुम आसानी से चल पाओगे या कांच में आसानी से चल पाओगे, अगर ऐसे ही पूछ दूं कि हवा में तुम आसानी से चल पाओगे या यहाँ पोरसा भर पानी है अब तुम अच्छे से हिट लोगे, चल लोगे, तो कहोगे नहीं सर नहीं चल पाएंगे, पानी भारी मीडियम हो गया, ठीक है? तो हल्के से भारी मीडियम में जब भी प्रकाश की किरण आती है तो जब ये प्रकाश की किरण, ये देखिए हल्के मीडियम में है, एयर में है, जा कहां रही है? ग्लास में जा रही है, यानी कांच में जा रही है। तो जाना तो बेचारे को सीधे था, लेकिन सीधे ना जा करके भारी मीडियम में जब घुसेगी तो हल्का सा झुक जाएगी। ये अभिलंब है। ये वाली जो सीधी लाइन गई है, इस सीधी लाइन को क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। समझ आई मेरी बातें? तो अब देखिए यहाँ पे जाना तो बेचारे को सीधे था, लेकिन क्या होगा? ये हल्के से भारी मीडियम में जा रही है तो क्या होगा? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो अब आप कहेंगे अभिलंब है कहां सर यहाँ पे? तो अभिलंब कैसे बनाओगे दोस्तों? अभिलंब आपको बनाना पड़ेगा, अभिलंब आपको बनाना पड़ेगा। अब आप कहोगे अभिलंब कहाँ है सर जी? तो अभिलंब आपको तुरंत दिखा देते हैं सर जी, अभिलंब आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, अगर गौर से देखिए तो ये जो घुमा हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है ये किसी गोले का हिस्सा है, किसी गोले का हिस्सा है। तो इसका कोई बीच वाला सेंटर आपको दिख रहा है? इसका बीच वाला सेंटर आपको दिख रहा है? ये गोले की तरह लग रहा है कि नहीं? गोले का कटा हुआ भाग अगर ऐसे आप घुमा दो तो एक सेंटर मिल रहा है कि नहीं? यहाँ पे मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पे है, मान लेते हैं इस वाले का सेंटर यहाँ पे है, ठीक है? इसको क्या मान लेते हैं? इस गोले का सेंटर इस पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट से यहाँ से एक सीधी लाइन ले जाइए यहाँ से ऐसे करके, और इसी लाइन को क्या बोला जाएगा? अभिलंब बोला जाएगा। इसी लाइन को क्या बोला जाएगा? अभिलंब बोला जाएगा, ठीक है? अब आप बताइए, इसको तो जाना सीधे था तो क्या होगा? हल्के से भारी मीडियम में आया है तो क्या अभिलंब से दूर भागेगा?
या अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, तो आप कहोगे बबुआ कि अभिलंब की तरफ सर झुकता हुआ नजर आएगा, अभिलंब की तरफ क्या होगा, झुकता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये पुष्पाराज नहीं है दोस्त कि कहेगा साला में झुकेगा नहीं, ये पुष्पाराज नहीं है कि कहेगा साला में झुकेगा नहीं, ये लाइन है, कहेगा मैं झुकेगा, मीडियम परिवर्तन होगा तो झुकेगा रे भाई, अभी झुक करके आगे निकल जाता है, ये देखिए। ठीक है, और जैसे यहां पे निकलता है इसे हम बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं दोस्तों, आई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। और ये क्या है आपका, सी है, ये क्या है आपका, सी है। और ये पॉइंट क्या है आपका, पी है। पी पॉइंट मतलब होता है ध्रुव, पोल कहते हैं इसे। ठीक है, वो खंभा वाला पोल नहीं, ठीक है, ध्रुव है। ये क्या हो गया आपका, वक्रता केंद्र हो गया, क्या हो गया, वक्रता केंद्र। और यहाँ पे आकर के जो बना ये क्या हो गया, इमेज हो गया, इसका प्रतिबिंब हो गया। यहाँ तक आपको बताइए ईमानदारी से समझ आया या नहीं, पक्की बात मानो यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ तक जब आपका हो जाता है दोस्तों, तो आपको एक खास बात बताता हूँ। ये बात आप जानते हो कि जब ये लाइन जा रही है तो जाते 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 जाने वाली लाइन, आपतित होने वाली लाइन अभिलंब से कितने डिग्री का कोण बनाती है, आई एंगल का। ये बात आपको पता होगा। ठीक है, कि जब कोई प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही है, ठीक है, टकराने जा रही है ना, किससे टकराने जा रही है, व्हाइट वाले से। ठीक है, तो अभी ध्यान से समझिए, रे डायग्राम जैसे ही क्लियर होगा, डेरिवेशन में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ये जो लाइन है इसे आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, इसलिए नॉर्मल से इसका एंगल आई बना। और जैसे ये हल्का मुड़ गया, हल्का मुड़ गया यानी अपवर्तित हो गया, तो यहाँ पे जो कोण बनता है अपवर्तन कोण यानी आर बनता है। ठीक है, यहाँ तक बताइए समझ आया या नहीं, पक्की बात मानो यहाँ तक समझ आ गया। जब हमारा यहाँ तक काम हो जाएगा तो इस पॉइंट से एक लाइन आप एकदम सीधे ऐसे खींच दीजिएगा। ठीक है, सीधे जब एक लाइन खींच देंगे आप, तो उसका नाम दे दीजिएगा। क्या नाम दे दीजिएगा, अब आपको बता रहे हैं यहाँ पे क्या नाम देना है। यहाँ पे आप नाम दे दीजिएगा यम, इस पॉइंट का नाम दे देंगे यम, और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए यन। अब यहाँ पे आपको देखने में इस P पॉइंट को और N पॉइंट को देखने में तो लग रहा है कि थोड़ा दूर है, लेकिन अगर रियलिटी में देखेंगे तो बहुत ही पास है, बहुत ही ज्यादा नजदीक है। यानी आप कह सकते हैं कि जब आपकी मर्जी करेगी तो P को हटा के N लिख सकते हैं, और जब आपकी मर्जी करेगी N हटा के P लिख सकते हैं, इतना नजदीक है ये। समझ आई मेरी बातें, यहाँ तक क्लियर हो गए। ये आपका ओ है, ए पॉइंट क्या है, ओ यानी वस्तु है। ठीक है, इतना अगर आपको समझ आ जाए तो आप कह सकते हो कि रे डायग्राम आपने सीख लिया। बिल्कुल आपने सीख लिया। रे डायग्राम बताइए आपको समझ आया कि नहीं, मजा आया। अब यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो आपको एक छोटा सा काम कर देना है। यहां पे बनने वाले एंगल को आप अल्फा कह दीजिए, यहां पे बनने वाले एंगल को बीटा कह दीजिए, यहां पे बनने वाले एंगल को गामा कह दीजिए। ठीक है, यानी 3 एंगल आप ले लेंगे इस तरह से। यहां तक आप कर पाएंगे या नहीं, पक्की बात मानो कि यहां तक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यहां तक अगर आपका हो जाएगा तो अब यहां से डेरिवेशन स्टार्ट होता है। अब आप क्या लिखेंगे, यहां तक हो जाने के बाद अब लिखेंगे स्नेल के नियम से। अब स्नेल का नियम तो आपको पता है, साइन आई बटे साइन आर होगा, ये बात तो आपको पता है। अब बराबर क्या होता है, नियतांक होता है, अपवर्तनांक यानी यन लिखते हैं। लेकिन यहाँ यन न लिख करके आप क्या लिखेंगे कि कहां से आपकी प्रकाश की किरण गई है, n1 से n2 में गई है, n1 से n2 में गई है, तो जिसमें गई है वो ऊपर लिखेंगे और जहां से गई है वो नीचे लिखेंगे। इतना कर पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल मानो कि यहां तक कर लेंगे। यहां तक करने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, n1 का साइन आई से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, n1 साइन आई, फिर बराबर लिखेंगे, साइन आर का गुणा इधर होगा तो क्या हो जाएगा, n2 साइन आर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है या नहीं, यहां तक मानो कि पक्की बात है, यहां तक आपको क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो एक छोटा सा काम करना होगा, आपको बताना होगा कि यहां पे बनने वाले जितने भी कोड है, चाहे आई हो, चाहे आर हो, चाहे अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, यहां पे जितने भी कोड बने हुए हैं वो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटे हैं। जब कोड बहुत ही सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म कोड हेतु अगर बात करूं तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप साइन आई को चाहो तो आई भी लिख सकते हो। अगर इतना छोटा कोड है, यहां पे इतना सूक्ष्म कोड है कि आपकी मर्जी करेगी तो साइन आई को हटा के आई लिख सकते हो, आपकी मर्जी करेगी साइन आई को हटा के टेन आई भी लिख सकते हो। इतना सूक्ष्म है कि आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वैल्यू पे। इसका मतलब हम साइन आई को हटा के क्या लिखने वाले हैं, आई केवल लिखने वाले हैं। ठीक है, n2 साइन आर को हटा के क्या लिखने वाले हैं, आर लिखने वाले हैं। जब यहां तक हो जाए तो इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब बताइए यहां तक समझ आया। बस जैसे यहां तक पहुंचे वैसे ही 2 स्टेप और हम पहुंचेंगे। देखने में आपको लगेगा कि लेंदी जा रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली समझ जाओगे आप। यहां तक आपको समझ आया कि नहीं, बताइए। यहां तक समझने आपको कठिन लगा, नहीं लगा ना, तो आगे भी नहीं लगेगा। अपने भाई पे बस आप भरोसा करो और देखते जाओ होता क्या है। जब यहां तक आप आ जाना तो उसके बाद अपने दिमाग में एक बात दौड़ाना कि अब हमें आई और आर का वैल्यू चाहिए, हमें आई और आर का वैल्यू चाहिए। अब आई और आर का वैल्यू निकलेगा कहां से, निकालने से पहले आपको एक फिनोमिना समझाता हूं, एक बात आपको समझाता हूं। अब वो
बात क्या है ध्यान से समझिएगा। अब ये बात आपको पता है दोस्तों कि अगर हम कोई ट्रायंगल इस तरह से खींचते हैं इस तरह से, तो अगर यहाँ पे मैं अंदर में कोण x कह दूं, यहाँ y कह दूं और बाहर z कह दूं, तो आपको पता होगा कि अंदर को दोनों कोणों को अगर मैं जोड़ दूं तो बाहर के बहिष कोण के बराबर होता है। ये बात आपको पता होगा, छोटे क्लास से 7th 8th क्लास का टॉपिक है कि अंदर की दो कोण को जोड़ा जाए तो बाहर वाला कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, जो मैं ट्रायंगल को आपको दिखा रहा हूं बस आपको ध्यान से देखना है, आपको बहुत ही सटीक तरीके से चीजों को देखना है और समझना है। क्या आपको इसी तरह से एक कोण दिख रहा है, यहाँ पे पी वाले पीले कलर की एक लाइन इस तरह गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला इस तरह गया, फिर यहां से डॉट 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 रेड 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 लाइन आपको डॉट डॉट दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे आपको रेड कलर में इस तरह से जाते हुए लाइन दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा होगा। और आपको नीचे व्हाइट कलर की लाइन दिख रही होगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपको एंगल अल्फा दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एंगल बीटा दिख रहा होगा, और यहाँ ऊपर में एंगल आई दिख रहा होगा। यहाँ पॉइंट ओ है, यहाँ पॉइंट आपका सी है, यहाँ पॉइंट आपका यम है। अब बताइए क्या ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। देखिए यहाँ पे पीली वाली लाइन को देखिए और लाल वाली लाइन ऐसे जो जा रही है और यहाँ से जो इस तरह से आ रहा है। अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो बाहर में कोण आई है और अंदर में कोण क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि आई के बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। मानते हो कि नहीं ये बात, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ सी यम में हमने क्या पाया, हमने पाया कि आई बराबर, हमने क्या पाया कि आई बराबर क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा हो रहा है। क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा हो रहा है। इसी प्रकार एक और ट्रायंगल दिखते हैं, इसी प्रकार एक और ट्रायंगल आपको दिखाता हूं। इसी प्रकार दोस्तों आपको एक और ट्रायंगल दिखाता हूं। अब आप कहेंगे तनी दिखाइए ना सर जी, तब ना मजा आएगा। तो तनी देखिए बबुआ, आपको तुरंत मजा आएगा, बस आप ध्यान देते रहिए, ठीक है, बस आपको ध्यान देना है। अब आपको मैं एक और ट्रायंगल दिखाता हूं, बस आप ध्यान देते रहिए, आपको दिख जाएगा। अब ये वाला डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे एक देखिए गुलाबी कलर में इस तरह से गया है, डॉट 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 डॉट, बाहर में बीटा, यहाँ पे आर, यहाँ पे ए। ये आपको डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे बाहर में इस बार कौन हो गया, बीटा हो गया। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, आर प्लस गामा हो जाएगा। लेकिन हमें आर निकालना है, हमें क्या निकालना, आर अकेला करना है, तो गामा इधर भेज देंगे तो बीटा माइनस गामा हो जाएगा और इधर आर हो जाएगा, हाँ या ना। यानी हम यहाँ पे जब इसी प्रकार त्रिभुज सी आई एम लेते हैं, क्या लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सी है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे यम है। जब सी आई एम लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, आर बराबर हमें मिल जाता है, आर बराबर हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, बीटा माइनस गामा मिल जाता है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 में आई और आर का मान रख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में आई और आर का मान रखने पर, तो अब समीकरण 1 में आई और आर का मान अगर हम रखेंगे दोस्तों तो आप खुद सोचिए क्या बचा यहाँ पे। अब आप खुद ही देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ n1 दिख रहा है, आई हटा के आप आई का वैल्यू रख दोगे। आई का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, फिर बराबर करोगे। अब यहाँ पे n2 है, n2 लिखोगे, फिर r हटा के r का वैल्यू कितना है दोस्तों, बीटा माइनस गामा है। आप बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ, मजा आया। अब यहाँ पे n1 का अंदर गुणा कर दीजिए, n1 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा n1 अल्फा प्लस n1 बीटा, हाँ या ना। उसी तरह n2 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, n2 बीटा माइनस n2 गामा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब यहां तक क्लियर है तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि चाहे कोण आई हो, चाहे कोण आर हो, चाहे अल्फा हो, बीटा हो या फिर गामा हो, ये सब कोण सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब मेरी मर्जी करेगी। तो अभी जैसे मैंने बताया, मेरी मर्जी किया भैया, मैं आई साइन आई को हटा के आई लिख दिया, तो उसी तरह ये भी तो कह सकता हूं कि आई को हटा के साइन आई लिख सकता हूं। उसी तरह यहां पे क्या है, अल्फा बीटा गामा जो है, इस अल्फा को हटा के हम क्या लिखने वाले हैं, टेन अल्फा। क्या लिखने वाले, टेन अल्फा। बीटा को हटा के हम लिखने वाले हैं टेन बीटा, ठीक है। गामा को हटा के लिखने वाले हैं टेन गामा। क्या लिखने बच्चा, टेन गामा लिखने वाले। अब आप कहोगे टेन ही क्यों ले रहे हो आप, साइन क्यों नहीं ले लेते, कॉस क्यों नहीं ले लेते, उसका जवाब अभी जस्ट मिलेगा, आप ध्यान देते रहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पे लिखेंगे सूक्ष्म कोण हेतु। जब आप यहां तक कर लेते हो दोस्तों ना, तो आप ये कह सकते हो, जैसे ही मैं इसका वैल्यू रखूंगा अभी, जैसे मान लीजिए n1 अल्फा की जगह क्या लिखूंगा, टेन अल्फा, n1 बीटा की जगह क्या लिखूंगा, टेन बीटा, बराबर n2 बीटा की जगह टेन बीटा माइनस n2 गामा की जगह टेन गामा। यहां तक जब आप कर लोगे, यहां तक जब आप पहुंच जाओगे, तो ये कह सकते हो डेरिवेशन का आपने 50% हिस्सा कंप्लीट कर लिया।
डेरिवेशन का आपने क्या कर लिया, 50% हिस्सा कंप्लीट कर लिया, और ये 50% कम नहीं कहलाता है, ठीक है। यहां तक करने के बाद आप बहुत बड़ा काम कर लिए हो, ठीक है। यहां तक जब आपका हो जाएगा, यहां तक जब आपका हो जाएगा, तो इसके बाद अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा का हमें वैल्यू रखना है। अब आप कहोगे 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा का वैल्यू कहां से आएगा? ये जो मैंने सीधी लाइन खींची है, ये कब काम देगा? ये अब काम देगा दोस्तों, ठीक है। ये सीधी लाइन अब काम देगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आपको 10 अल्फा का वैल्यू चाहिए, किसका चाहिए? 10 अल्फा का वैल्यू, तो आप अल्फा वाले कोड की तरफ जाओ। यहां बीटा है, यहां गामा है, यहां अल्फा। अल्फा पीले वाले लाइन से बन रहा है, तो यहां से यम से पीली वाली लाइन जो है ओ से जाते जाते कहां पे जाके मिल रही है? यम पे। तो यहाँ ओ से जाते जाते कहां मिलेगी? यम पे जाकर के मिलेगी। हो गया ओ पॉइंट। अब यहाँ क्या हो गया? अल्फा हो गया। अब 10 अल्फा का वैल्यू चाहिए, फार्मूला तो 10 का जान ही रहे, लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। अब बताइए यहाँ पे इस त्रिभुज में लंब कौन दिख रहा है? ये सीधी वाली लाइन यानी एम एन, और आधार कौन दिख रहा है? ओ एन। बात समझ आ रही है कि नहीं? बिल्कुल समझ आ रही है। यानी हम 10 अल्फा को हटा के क्या लिख सकते हैं? n1। 10 अल्फा की जगह लिख सकते हैं एम एन बटे ओ एन लिख सकते हैं, फिर प्लस n1। अब 10 बीटा निकालना है, तो 10 बीटा कैसे निकलेगा? देखिए 10 बीटा निकालना है तो बीटा वाला कोड कहां पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, व्हाइट वाले और डैश वाले के बीच में। तो ये हो गया व्हाइट वाली लाइन, और ये हो गई डैश वाली लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे कौन सा कोड बन रहा है बच्चा? बीटा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? आपका सी पॉइंट है। अब आपको क्या चाहिए? 10 बीटा चाहिए, है ना? आसान एकदम। बताया थे ना कि देखने में आपको लेंदी लगेगा, लेकिन बहुत इजी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 10 बीटा का वैल्यू निकालोगे तो 10 अल्फा हो चाहे 10 बीटा हो, लेकिन फार्मूला तो वही रहेगा, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे क्या है? एम एन। आधार इस बार बदल जाएगा, आधार क्या हो जाएगा? एन सी हो जाएगा। एन सी लिखो या फिर सी एन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बीटा एम एन बटे सी एन हो जाएगा, बराबर n2। अब यहां भी 10 बीटा है तो 10 बीटा का वही सेम होगा, एम एन बटा सी एन। बताइए यहां तक क्लियर हुआ? माइनस n2। अब 10 गामा का वैल्यू चाहिए, तो 10 गामा का वैल्यू कैसे निकलेगा? आप देखिए ध्यान से समझिएगा, 10 गामा का वैल्यू कैसे निकलेगा? 10 गामा निकालना है तो अगर आप गौर से देखो तो यम से एक लाइन ऐसे जा रही है, बैगनी रंग की, गुलाबी रंग की, जो भी आप कह लीजिए। यहाँ पे एक लाइन जा रही है, यहाँ गामा बन रहा है, व्हाइट वाले और इस वाले लाइन के बीच में। तो यहाँ पे एक लाइन इस तरह से गई है, यहाँ पे क्या बन रहा है? आपका गामा बन रहा है। यहाँ पे आपका यन है, यहाँ आपका यम है, यहाँ आपका क्या है? आई है। अब 10 गामा का अगर आप वैल्यू निकालोगे तो फार्मूला क्या होगा? लंब बटे आधार। आधार को नीचे वाला यानी एन आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट में? एम एन बटा एन आई। एन आई लिखो चाहे आई एन लिखो, मतलब एक ही होता है, ठीक है। आपका यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो अब डेरिवेशन में कुछ है या नहीं है, अब आपको केवल अब वैल्यू रखना है। वैल्यू रखने के बाद आपका सत्यापन हो जाएगा, ठीक है। कैसे? आप खुद ही देख लो, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहां तक आपको समझ आ गया। अब इसके बाद अगर आप गौर से देखो तो एम एन यहाँ भी, एम एन यहाँ भी, एम एन यहाँ भी, एम एन यहाँ भी, यानी अगर कॉमन ले ले तो एम एन उस पर वाला और इस पर वाला कट जाएगा। यानी यहां से एम एन अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? n1 ओ एन प्लस n1 सी एन, यही बचेगा, क्योंकि एम एन बाहर चला जाएगा तो उसके जगह पे n1 आ जाएगा। यहाँ पे एम एन बाहर चला जाएगा, एम एन अगर बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर में? n2 बटा सी एन माइनस n2 बटा एन आई। हाँ या ना में जवाब चाहिए, बिल्कुल। अब एम एन कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास? n1 ओ एन प्लस n1 सी एन बराबर n2 सी एन माइनस n2 एन आई। बताइए यहां तक क्लियर है या नहीं? मानते हैं यहां तक आपको क्लियर है? अगर यहां तक आपको क्लियर है तब ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर बहुत नजदीक है। अब आप कहेंगे कैसे सर जी, दिखाइए। तो आपको दिखाता हूं। देखिए आपको याद होगा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि P और n देखा जाए तो लगभग एक दूसरे के बराबर है। ये दोनों पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ही नजदीक है। आपको दिखने पे लग रहा है दूर है, लेकिन ये बहुत नजदीक है। तो आपकी मर्जी करेगी तो n को हटा के आप क्या रख सकते हो? P रख सकते हो। n को हटा के क्या रख सकते हो? P। तो जहां जहां n है वहां वहां मैं हटा के P रखने वाला हूं। तो n1 बटा ओ एन के जगह क्या हो जाएगा? OP। अब कहोगे क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि सब दूरी जो होता है ना ध्रुव से यानी P से ही नापी जाती है, इसलिए n हटा करके मैं सब जगह P रख दे रहा हूं। समझ आ रहा है मेरी बातें? तो CP हो जाएगा माइनस n2 n C, n के जगह पे P हो जाएगा और यहाँ पे I हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आने के बाद आपको OP CP या फिर आपको PI इनका वैल्यू रखना है। वैल्यू रखने के बाद आपका प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए आप कहोगे कैसे वैल्यू रखे सर, कहाँ पे वैल्यू रखे? आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ इस डायग्राम में। अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये क्या है? वस्तु है।
तो वस्तु से P की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी, उसे U लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, U लिखा जाता है। अब P से C क्या है, C क्या है, वक्रता केंद्र, तो C से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या यानी R कहलाती है। ये बात आपको 10th क्लास से ही पता होगा, ठीक है। अब P से अगर आप प्रतिबिंब की दूरी नापोगे तो उसे भी लिखा जाता है। समझ आई मेरी बातें। अब एक जानकारी मैं आपको मस्त दे देता हूँ, ये जो P है ना, P पे मान लीजिए एक बॉर्डर है, एक बाउंड्री है, P के इधर सारे वैल्यू क्या होंगे, निगेटिव होंगे, और P के इधर सारे वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो O से P क्या है, U है, और वो क्या है, निगेटिव में है। वो क्या है बाबू, निगेटिव में है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैं आपका यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। OP क्या है आपका, U है, निगेटिव में, ठीक है। फिर अगला क्या है आपका, P से C क्या है, P से C क्या है आपका, R है। P से C लिखो चाहे C से P लिखो, मतलब एक ही है, और ये पॉजिटिव में है। फिर अगला क्या है आपका, P से I क्या है, P से I जो है आपका भी है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है। अब इन्हीं वैल्यू को हमें क्या करना है, रखना होगा। इन्हीं वैल्यू को क्या करना होगा, रखना होगा। तो बताइए यहाँ पे N1 हो गया, OP की जगह पे क्या हो जाएगा, -U, प्लस N1 हो गया, CP की जगह पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में R हो जाएगा, बराबर N2, ठीक है। CP क्या है आपका, R है, ठीक है, पॉजिटिव में, माइनस N2, PI क्या है आपका, प्रतिबिंब है यानी भी है। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं, पक्की बात मानो। अब आपको करना क्या है कि ये जो माइनस में आपका दिख रहा है N2 बटा भी, इसको बराबर के इस पर ले जाइए। समझ आ रही मेरी बातें, बराबर के क्या ले जाइए, इस पर ले जाइए। और यहाँ पे जो आपका R वाला दिख रहा है, R वाले को उस पर ले जाइए। तो ये माइनस में N2 बटा भी जो है, इसको पहले देखिए बराबर लिखिए। ये जो N1 बटा U है निगेटिव में, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, N2 बटा भी पॉजिटिव में आ जाएगा, हाँ या ना, पॉजिटिव में आ जाएगा। और उधर क्या है, पहले से ही N2 बटा R है, ए वाला। अब ए वाला वैल्यू उधर जाएगा, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में N1 बटा R। बताइए यहाँ तक समझ आया या नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस आप लिखे सामने या ना लिखे कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है। अगर यहाँ तक दोस्तों आपको समझ आ गया, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है दोस्तों, तो अब आप एक से एक सवाल करना चाहूंगा। स्नेल का नियम क्या होता है, तो आप कहोगे साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक यानी n होता है। अगर आप गौर से देखो तो n के जगह पे हमने क्या लिखा था उस समय, N2 बटा N1 लिखा था। तो इसका मतलब हमें पता है, बिकॉज हम जानते हैं कि N2 बटे N1 को हम क्या लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पे n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। इसे एक लाइन और आगे ले जाओगे तो जो सत्यापन के लिए मैंने लिखा था उससे मैच करने लगेगा। तो आप क्या करोगे, जो अंश है ना, यहाँ तक पहुंचने के बाद पूरे अंश में क्या करना, पूरे आप जानते हैं ना, बटे के ऊपर वाला अंश होता है, बटे के नीचे वाला हर होता है, ठीक है। तो पूरे अंश में क्या करोगे, n से डिवाइड कर दोगे, N1 से। किससे, N1 से। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में N2 है, नीचे N1 से डिवाइड कर दोगे, नीचे क्या है भी, फिर माइनस N1 है, N1 से डिवाइड कर दोगे U, यहाँ क्या है N2 है, N1 से डिवाइड कर दोगे, इतना आ जाएगा। फिर माइनस N1 है, N1 से डिवाइड कर दोगे, और नीचे में क्या है, R है, नीचे में क्या है, R है। अब देखो N2 बटे N1 को क्या लिख सकते हो, n लिख सकते हो, n बटा भी, माइनस N1 से N1 कट जाएगा, बचेगा 1 U, और यहाँ क्या आ गया, N2 बटे N1 को लिख सकते हो n बटे R, और यहाँ क्या लिख सकते हो, 1 बटे R। अब यहाँ पे n बटा भी हो गया, माइनस 1 बाई U हो गया। अब दोनों नीचे का सेम है तो उसे एक बार लिख दो, ऊपर में क्या बचा, N1 माइनस 1 बचा। यही आपको प्रूफ करना था। बताइए समझ आया या नहीं, मजा आया या नहीं। बताया था ना, गर्दा छोड़ा दूंगा डेरिवेशन में। आपको बड़े से बड़े डेरिवेशन को बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम सही टेक्निक से, एक एक पॉइंट समझा कि कौन चीज कहां से आया, वो सारा कुछ बता के मैंने सिखाया है। ये डेरिवेशन आपको, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप नोट भी कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किए हो तो जल्दी से इसे नोट कर लो। और अगर चाहते हो कि सर क्या कहते हैं, इसका अगर PDF हमें चाहिए तो कहाँ मिलेगा, तो आप चिंता मत करिए, जल्द ही मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूँ, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, मेरा पढ़ाया हुआ हैंड राइटिंग नोट्स भी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक आप बताइए समझ आया या नहीं, मजा आया या नहीं, क्लियर हुआ। इसी तरह से अवतल गोलीय पृष्ठ अगर पूछता है तो भी सेम इसी तरह के पैटर्न पे होता है। लगभग कह सकते हो कि 90% सेम होता है, थोड़ा सा 10% डायग्राम में चेंजेस होता है उसकी वजह से, नहीं तो पैटर्न सेम होता है, ठीक है। वो भी मैं बहुत जल्द बता दूंगा। इसी तरह के धमाकेदार मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन समझने के लिए रे ऑप्टिक्स का आप चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना, चैनल को सपोर्ट करिए सभी लोग मिल करके, ठीक है। मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।